चलिए नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। और चलिए तो आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने डिस्कशन नहीं लिया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, यूँ कहें कि थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। लेकिन आज मैं ठीक हूँ, आपकी क्लास में लाइव हूँ। और कल वाली जो डिस्कशन थी सौरभ सर के द्वारा आज दोपहर में कराया गया था। आप में से जो नहीं देखे थे उस डिस्कशन को देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी टीआरई टीजीटी मैथ है, चाहे 6 to 8 है, सेंट्रल एसएससी है, रेलवे है, बिहार एसएससी है, तमाम एग्जामिनेशन के लिए ये रामबाण साबित होगा। इसलिए आप सभी लोग एकदम पूरे शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। आइए शुरुआत करें फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 3 से शुरू होने वाली n क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योगफल 48 है तो n का मान क्या होगा। अब देखो, सबसे पहली बात, आज जो हम विषम संख्या की कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की जो शुरुआत कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, 3 से। लेकिन कायदे से ऑड नंबर की शुरुआत होता किससे है, 1 से। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरह से जाते जाते अगर आप ये मान लीजिए कि हम n तक अगर जाते हैं, यानी प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये n स्क्वायर होता है। प्रथम n लगातार प्राकृत विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या हुआ है। इस क्वेश्चन ने क्या किया है, लगातार ऑड की शुरुआत किया है, लेकिन शुरू कहाँ से किया है, ये शुरू किया है 3 से, ठीक है। और कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो अब सवाल ये है कि अगर इसने शुरू किया था 3 से, जबकि ये जो कंसेप्ट होता है n स्क्वायर वाली, ये कहाँ से होता है मेरे दोस्त, ये जब 1 से स्टार्ट करते हैं तब होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना कि इसमें एक ऐड कर दो, ठीक, और एक घटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर एक ऐड कर देते हैं और एक घटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो लीजिए, अब 1 से लेकर n तक n लगातार विषम प्राकृत संख्या का जो योगफल होगा ये मेरा n स्क्वायर होगा, और ये है -1। और यही कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 48, ठीक है। तो यही दिया हुआ है 48। अब यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 7। इस 7 का मतलब समझ रहे हैं, 7 का मतलब हुआ कि 7 लगातार विषम प्राकृत संख्या का योगफल 49 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 48 ही है, 49 तो है नहीं। क्यों, तो क्योंकि ये शुरुआत किया था 3 से, 1 से नहीं किया था। तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ जो आपको आंसर देना होगा, इस 7 में से 1 घटा के देना होगा। यानी आपने 6 प्राकृत विषम संख्या का ही योगफल लिया था, क्योंकि शुरू आपने 3 से किया था। 1 से करते तो जाके 49 होता। 48 इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 1 से शुरुआत नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर n का जो मान आया है उसमें आप 1 कम कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 6। मतलब आप 3 से लेकर के ठीक है, 3 से लेकर के अगला 6, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 तक को आपने जोड़ा होगा तो जाके 48 आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है। अब आप में से जिनका भी बी आया होगा एकदम से करेक्ट रहा होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिजली का एक खंभा 10 मीटर ऊंचा है। इसे सीधे रखने के लिए इसके शीर्ष से स्टील का एक तार जमीन के एक बिंदु तक इस प्रकार बांधा गया है कि तार खंभे के जड़ से जाती हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से, ये क्या है मेरे दोस्त, ये है आपका एक बिजली का पोल, ठीक है। ये बिजली का पोल हो गया। और ये क्या है, तो ये है इसके जड़ से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बिजली के खंभे को खड़ा रखने के लिए इसके शीर्ष से इसको मिला दिया गया, बांध दिया गया, और इस तरीके से बांधा गया
यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन जाए, 45 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। देखिए ई 90 ई 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। 45 45, इसके सामने 10 तो इसके सामने ये भी 10 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझते हैं समकोण त्रिभुज में जब 45 का मामला हो तो तो लंब आधार कितने हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, और कर्ण कितने हो जाएंगे, √2, 1 1 √2। ठीक है, तो अब एक का मान अगर 10 है तो आपको तो चाहिए था क्या, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर एक का मान आपका 10 है तो √2 का मान क्या हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। ये 10 है, √2 का मान वह 1.414। जैसे ही आप इसको गुना करते हैं ये 14.14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 14.14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो पा रहा है। ठीक है, आप लोग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल लास्ट में या फिर मई फर्स्ट वीक तक में अर्जुन बैच कंप्लीट हो रहा है। कुरुक्षेत्र 4.0 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है अप्रैल में। अप्रैल में 2 बैच हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए आप सब के लिए मैं एक बैच लाने जा रहा हूँ। और वो कौन सा बैच है, उसे हम फास्ट रिवीजन कोर्स कहते हैं। ये फास्ट रिवीजन एक तरह का है। ठीक है, और इसका नाम हमने क्या दिया है, राम सेतु। इस बैच का नाम है राम सेतु। ठीक है, और राम सेतु बैच के अंदर क्या खासियत है, 1 डे 1 टॉपिक, है ना। 1 डे 1 टॉपिक की रफ्तार से ये 4 बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट करेगा, 4 बार रिपीट। ठीक है, अब 1 डे 1 टॉपिक की रफ्तार का मतलब ये हो गया कि ये क्लास 2 घंटे प्लस होगा पर डे। ठीक है, इसकी शुरुआत हम 10 मई से करने जा रहे हैं राम सेतु की। ये रामबाण बैच होगा तमाम एग्जामिनेशन के लिए। आपका अगर टीजीटी 9-10 है, ठीक है, या फिर आपका 6 to 8 है, या फिर आप सेंट्रल एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, बिहार एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, ये तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब राम सेतु का फ़ी कितना है, ऐसे तो 999 मेरे बैच का फ़ी रहता है, लेकिन मैंने इसका 999 ना रख करके केवल 499 रखा है। इस बैच का शुरुआत हम बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, चलिए, आज भारी वर्षा के कारण कुछ क्लास नहीं हुआ था, आज वर्षा में मैं फंस गया था। ठीक है, आइए, और दूसरी बात क्या, संस्थान के जनरेटर में आग भी लग गया था इसके कारण भी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, राम सेतु बैच सब ले लेना, कोई ऐसा बच्चा ना हो कि राम सेतु छूटे। ठीक है, बड़े काम का चीज़ है वो। अब देखो ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है मॉड। ठीक है, तो आपको मॉड बराबर क्या पता होगा, मॉड बराबर L प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मॉड क्लास की खोज करना होगा। मॉड क्लास, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो मॉड क्लास होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है, यही हमारा हो गया मॉड क्लास। अब इसी को आप मॉड क्लास मानकर चलिए। तो मॉड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम FM कहते हैं। जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को F1, जस्ट बाद वाले को F2। यहाँ पर L कितना हो जाएगा, तो लोअर लिमिट यहाँ पर L कहलाएगा। ठीक है, और H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 और 50 का अंतर कितना होगा, 10। आप आराम से बैठा सकते हैं। तो L आपके पास 50 है तो हो जाएगा 50 प्लस FM कितना है 20 और माइनस F1, F1 देख रहे हैं 13, 22 जब 40 और माइनस F1 कितना है, ये 13 है, और F2 कितना है, ये आपका 5 है, और इंटू हो जाएगा 100। तो ये देखिए आपका 5 और प्लस, देखो ये हमारे पास 7 है और ये 00 यानी कि 700 हो जाएगा। ओके, और नीचे देखो, और ये 40 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 22 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये 350 और नीचे हो जाएगा 11, तो ये 50 और प्लस लगभग 53,
11 33 53 दशमलव समथिंग, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। आप देख लेना, ये 11 3 33 हो जाएगा और 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 3 33 हो जाएगा, बचेगा 2, 11 कम 11 बचेगा 9, 11 8 88। ठीक है, थोड़ा देख लेना भाई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ ज़्यादा हो रहा है, परेशानी है। रुकिए तो, ओहो, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू ले लिया। ये h का मान मेरे दोस्त केवल 10 है, h का मान केवल 10 है। केवल 10 का मतलब ये हो जाएगा, रुक जाओ, ये हमारे पास आ जाएगा 71070 और नीचे मेरे दोस्त हमारा 22। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 35 और बटे 11, यानी कि 3 दशमलव, ठीक है, 1 और 8, यानी आपका 53.187 के आसपास होगा। ठीक है, एक 8 8 मत कहिए, 11 सत्ते 77 7 कहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा 3 नंबर सवाल था। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखो क्या है हमारा। हमें कह रहे x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए पॉइंट q इस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, एक हमारा पॉइंट p हो गया ये, और ये हमारा r हो गया, और ये हमारा है पॉइंट q। ठीक है, अब q का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। ठीक है, 0,1। देखिए, p से इसका डिस्टेंस और r से इसका डिस्टेंस, क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि पॉइंट q जो है वो p और r से समदूरस्थ है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब है कि p से q की जो दूरी होगा, q से r की वही दूरी होगा। जब p से q की जो दूरी होगा, q से r की वही दूरी होगा, है ना। अगर दूरी सेम है तो दोनों का स्क्वायर भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, आप पहले पी क्यू स्क्वायर निकाल लो, क्या होगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये हमारा 25 हो जाएगा, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमारा 5 25 25 चला गया। x का मान क्या होगा, +-4 होगा, यानी कि हमारा -4 भी हो जाएगा, +4 भी हो जाएगा। तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ए एंड बी, एसएससी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ए एंड बी बोथ। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक ऑप्शन आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, चलो देखिए आदित्य कुमार, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, झूठ का एक लिमिटेशन होता है, और आप झूठ पार मत करिए, कुछ भी ऐसे मत बोल दिया कीजिए। ठीक है, हमको पूरा भरोसा है कि हमने जुलाई के लास्ट में बैच स्टार्ट किया था, जुलाई के लास्ट में। ठीक है, या फिर अगर शुरू में भी रहा होगा तो जुलाई में स्टार्ट किया होगा। अब अभी क्या चल रहा है, अप्रैल। अब बताइए, जुलाई में बैच स्टार्ट किए थे और अभी अप्रैल चल रहा है, तो क्या ये मैसेज उचित है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया? अभी पूरा अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, जून बाकी है, 3 महीना बाकी है। जहाँ पर 3 महीने बाकी है वहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि 1 साल पार हो गया। झूठ का लिमिटेशन तो पार कर गया, है ना। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने झूठ बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज़ और समझो कि टाइम जैसे एग्जामिनेशन का डेट के हिसाब से मैं चीज़ों को डिटेल में लेकर चला, अन्यथा टीआरई के बैच के हिसाब से मैं अगर पढ़ा देता तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाती। लेकिन जब टाइम मेरे पास है तो मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा हूँ और आपको ये पच नहीं रहा है, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? है मेरे पास, क्या मुझे शौक नहीं है कि मैं कोई नया बैच ले आऊँ फिर पैसे आ जाएंगे, फिर नया बैच ले आऊँ फिर पैसे आ जाएंगे? क्यों हम लंबा खींचेंगे, क्यों लंबा खींचेंगे, हम शॉर्ट में भी खींच सकते हैं। हमें क्या दिक्कत है? अब मतलब पैसा हमको काटता नहीं ना है जी। एक बैच कंप्लीट हो गया, दूसरा बैच आएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा बैच आएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपको नहीं पच रहा है, आप सोच लीजिए आप
कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कुछ भी बोल के नहीं निकल जाइएगा, हम बेवकूफ़ नहीं ना है जी, सारा चीज़ हम भी समझते हैं। अब इसको देखिए, यदि x बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस बी बराबर 0 एक उभयनिष्ठ मूल है, तो ए बी का मान इनमें से क्या होगा। अब देखिए, जब ये कह दिया है कि x बराबर a जो है, x बराबर 1, इसका और इसका एक कॉमन रूट है, मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई कराइए। अब x का मान 1 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a+a+2 और बराबर 0, तो 2a बराबर -2, तो a का मान हो जाएगा -1। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ 1 डालेंगे तो x का मान 1, b बराबर 0, यहाँ b का मान हो जाएगा -2। तो इस अर्थ में आपने देखा a का मान -1, b का मान -2। अब क्या, अब आप इस ए बी पर बैठाइए, तो a का मान -1 तो -1 बैठा दीजिए, b का मान -2 बैठा दीजिए, तो रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये बात आ गया होगा। राम सेतु सिर्फ ऑनलाइन बैच है, ठीक है, ध्यान दो भाई। अब इसको देखना कि ये क्या है। 1 से 50, 1 से 50 नंबर वाली 50 टिकटों की लॉटरी में से एक टिकट निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि निकाली गई टिकट पर एक प्राइम नंबर हो। अब देखो, 1 से 50 तक टिकट पर 1 से 50 तक लिखा हुआ है और उसको एक बॉक्स में अच्छी तरह से मिला दिया गया। अब उसमें से हम एक टिकट निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस टिकट पर एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है ना, उस टिकट पर प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक में 4 प्राइम नंबर होता है, 10 से 20 तक में भी 4 प्राइम नंबर होता है, 20 से 30 में 2 प्राइम नंबर होता है, 30 से 40 में भी 2 प्राइम नंबर होता है, और 40 से 50 में भी हमारा 2 प्राइम नंबर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 तक में मेरे दोस्त ये 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि 50 टिकट जो बाल्टी में है ना, इसमें से हम एक टिकट निकाल रहे हैं और उस निकाली गई टिकट पर प्राइम नंबर लिखा हो तो इन्हीं 15 में से कोई एक प्राइम नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो हम मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो अगर निकाली गई एक टिकट पर प्राइम नंबर होगा तो इसी 15 प्राइम नंबर में से कोई एक होगा, लेकिन हम निकाले थे किस में से, 50 में से, तो हमारा 15/50 हो जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/10 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बीसी का मान 6 है, ए बी का मान 8 है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखना, अब क्या हमारे पास है, तो बी 90 डिग्री है। ठीक, ये ए हमारा है, ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, और बी सी 6 सेमी है, ए बी अपना 8 सेमी है। ये कंफर्म हो गया, ये 6 ये 8, तो ट्रिपलेट से ये कितना, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो बात पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस बरियार का मान, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का आधा। और एक यहाँ पर पूछा जाता है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। अब देखिए अंतः त्रिज्या क्या होता है भाई, इन रेडियस ये p + b - h/, यानी 6 + 8 - 10/2, कितना हो जाएगा, 2। तो मांगा तो हमको यहाँ इन रेडियस ही था, तो आंसर मेरा 2 हो गया। लेकिन अगर सरकम रेडियस मांगा होता तो हम यहाँ पर 10/2 कितना कर लेते, 5। तो वैसे स्थिति में 5 हमारा रिजल्ट होता, लेकिन हमसे इन रेडियस मांगा था तो इन रेडियस हमारा 2 है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में पांचवें पद का 5 गुना, आठवें पद का 8 गुना बराबर है 13वां पद क्या होगा। तो ध्यान रखना, mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना, mवें पद का m गुना, nवें पद का n गुना आपस में बराबर है। तो m प्लस nवां पद क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना आपस में बराबर है, तो m प्लस nवां पद क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका था, पांचवें पद का 5 गुना, पांचवें पद का 5 गुना और आठवें पद का 8 गुना, पांचवें पद का 5 गुना और आठवें पद का 8 गुना अगर आपस में बराबर है तो क्या होगा, 8 प्लस 5, 13वां पद क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये ध्यान रखना, पांचवें पद का 5 गुना, आठवें पद का 8 गुना आपस में बराबर है, तो हमारा 13वां पद क्या होगा, 0 होगा। बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखो पांचवां पद हमारा होगा a प्लस 4d, आठवां पद होगा a प्लस 7d। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा कायदे से 5a प्लस में 20d हो जाएगा और ये हमारा 8a और ये 56d हो जाएगा। 5a में 8a आके घटेगा तो 3a हो जाएगा है, और ये जाके उस पार ये 20 जाके उस पार चला जाएगा तो ये क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये अपना 36d होगा। अब काट देंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -a और बराबर 12d। तो ऐसा करो -a को उस पार ले जाओ, a प्लस 12d बराबर हो जाएगा 0। अब a प्लस 12d को ही क्या बोलते हैं, 13वां पद। 13वीं पद क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो 13वीं पद यहाँ पर 0 हो गया है, आप जरा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये क्या है। देखिए हमें कह रहा है कि पॉइंट ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड पॉइंट -4, 6 किस रेशियो में डिवाइड करेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसे -4, 6 किस रेशियो में बांटेगी, नहीं पता है। पहली बात इंटरनल बांट रही है कि एक्सटर्नल बांट रही है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं इंटरनल बांट रही है। ठीक है, इंटरनल बांट रही है। और दूसरी बात ये है सेक्शन पॉइंट -4, 6 और ये हमारा है दोनों जिसको ज्वाइन किया गया है। तो सेक्शन पॉइंट का आप कोई भी लेके चलो, एक्स वाई कुछ भी, तो सेक्शन पॉइंट का एक्स लेके ही चलते हैं। तो हमारा mx2 प्लस nx1 और बाई कितने हो जाएंगे, m प्लस n। तो देखिए सेक्शन पॉइंट का x कितना है, ये है आपका -4, mx2 तो mx2 कितना है 3, तो हो जाएगा हमारा 3m प्लस nx1 n और x1 कितना है, तो x1 यहाँ है भाई, ये x2 x1 nx1 ये हमारा होगा -6n और बाई m प्लस n, तो ये m प्लस n ही रह गया। अब इसका गुना यहाँ करोगे -4n और यहाँ पर 3m और माइनस का 6n, ये इस पार आएगा तो हो जाएगा -7m और ये उस पार जाएगा तो -2n। तो m/n करने जाएंगे 2/7, तो m/n हमारा 2/7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए ये क्या कहा, हमसे 4 टर्म दिया हुआ है 18a b और -3। हमें कहा ये चारों टर्म आपस में AP में है, तो बताइए a प्लस बी का मान क्या होगा। मेरे दोस्त अगर ये चारों टर्म AP में है तो AP का मतलब क्या होता है, सब कॉमन डिफरेंस इक्वल। अगर ये 4 पद AP में है तो T2 माइनस T1 यानी a और 18 का जो डिफरेंस होगा, b और a का जो डिफरेंस होगा और -3 और b का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें कह रहा है a प्लस बी का मान बताइए। यहाँ से देखिए ये मेरा a -18 है और ये हमारा क्या है -3 माइनस बी को इस पार ले आओ तो ये प्लस बी हो जाएगा और -18 जाके +18 यानी कि 15 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान 15, a प्लस बी का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको देखिए, ये क्या है? देखिए हमें कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि संख्याओं 122 333 44444 में से एक संख्या चुनी जाती है, ठीक है, और जो चुनी गई संख्या है कह रहा है वो इसका एवरेज हो जाए। उनमें से आप एक संख्या चुनिए और जो चुनी गई संख्या हो वो उन सब का एवरेज हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना होगा। एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो देखिए आप सबको जोड़ लीजिए, ये एक हो गया, 4 5, 5 और 9 14, 14 और ये 16, कितने हैं? 30। तो ये हमारे पास 30 हो गया और दूसरा नंबर ऑफ टर्म है 10, तो एवरेज कितना हो गया? 3। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उन सभी संख्याओं में से आप एक संख्या चुनिए और उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि चुनी गई संख्या उसका एवरेज होगा। तो अगर चुनी गई संख्या उसका एवरेज होगा तो मेरे दोस्त कितना होगा? 3 होगा। यानी इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि इन तमाम संख्याओं में से 3 के चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अगर आप इन तमाम संख्या में से एक संख्या चुनिए और वो अगर 3 होगा तो 3 तो यहाँ 3 पीस है, 3 तो यहाँ 3 पीस है, इसी 3 पीस में से कोई एक 3 होगा है, जबकि हम चुने हैं किस में से? तो मेरे दोस्त 10 में से। तो क्या हो जाएगा? 3/10। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सब लोग इसको बना रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। अब ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, नॉर्मल सा। और भी बॉड मास है, भी बॉड मास अपने से बनाना, ठीक है, और इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। चलो अब इसको इसको देखते हैं। एक संख्या 37 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 227 हो जाए। छोटी संख्या का 9 गुना कितना होगा? अब सबसे पहले जैसे ही कहा ना, छोटी संख्या का 9 गुना कितना होगा, मतलब आंसर 9 का मल्टीपल चाहिए। अब 9 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो हमारा ये है, केवल एक ही 9 का मल्टीपल है जो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। दो संख्या ए और बी मान लें, इन दोनों का योगफल कितना है? ये हमारा 37 है। ओके, हमें कहा एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 11 गुना। एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 11 गुना अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 227, ठीक है। तो हमें छोटी संख्या का 9 गुना बताइए। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो ऐसा कीजिए, आप इसमें 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अच्छा है 5 ही से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है, 5 ही से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका हो जाएगा 5a + 5b और बराबर यहाँ 5 से, तो 5 सते 35 और 5 दिया 15 और 3 18। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप जैसे ही इसको सॉल्व करने जाएंगे ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 11 में से 5 गया तो 6 भी हो जाएगा और इधर कितने होंगे? 2 और मेरे दोस्त ये 4। तो बी का मान हो गया 7। अब आप खुद सोच लीजिए, बी अगर 7 है तो ए कन्फर्म हमारा 30 होगा। हमें बोला छोटी संख्या का 9 गुना, तो छोटी संख्या तो हमारा 7 ही है, 7 का 9 गुना निकालेंगे 63 हो जाएगा। 63 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 63 आपका आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है, हर टाइप का क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब इसको देखिए, 14 नंबर सवाल। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करना होगा। हर क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है पेपर के टाइम पर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है कि एक जीपी है, जीपी जिसका कॉमन रेशियो 3 है, लास्ट टर्म 486 है और सभी पदों का योग 728 है। हमें कह रहा है इस जीपी का आप फर्स्ट टर्म बताइए कितना होगा? फर्स्ट टर्म देखो भाई, कैसे हम काम करते हैं उसको पहले देखो। पहले तो आप ये समझो कि जीपी का जो एनमी पद होता है वो AR की पावर n-1 होता है और जीपी के n पदों का योगफल, तो ये हमारा A R की पावर n-1 और बाय R-1। ये तब यूज़ करना है जब R का मान 1 से बड़ा हो, लेकिन ये A 1 - R की पावर n और बटा 1 - R, ये तब यूज़ करना है जब R का मान 1 से छोटा हो, ठीक है।
तो इस तरह से आपने Sn को देख लिया। अब देखिए एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले एनमी पद है Tn। अब Tn कितना है? 486। ठीक है, Tn हमारा 486। अब सोचिए ए आर की पावर n-1, ये हो जाएगा 486। ये हो गया ए अपने जगह रह गया। आर आपको दिया हुआ है 3, तो आप यहाँ पर 3 दीजिए और पावर में n-1 बराबर 486। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये मेरा ए है और देखिए 3 की पावर n-1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n और बटा 3 की पावर 1। आधार समान, भाग में पावर घटेगा, फिर यही हो जाएगा। ये हमारा 486 हो गया। यहाँ से a इंटू 3 की पावर n, ये क्या होगा? 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25 और ये 12 तो 14। तो a इंटू 3 की पावर n हमारा हो गया 1458। अब एक चीज़ आप यहाँ पर और देखिए, वो दिया है Sn। ठीक है, तो Sn हमारा दिया हुआ है n पदों का योग 728। ये क्या होता है? a r की पावर n-1 बाय r-1, ये हमारा 728। ए तो हम नहीं जानते हैं, आर का मान 3 जानते हैं, 3 की पावर n-1 बाई 3-1 बराबर 728। अब ई ए से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा a इंटू 3 की पावर n और माइनस a इंटू 1, ये हमारा a होगा। और रही बात नीचे वाला 2 से गुना कर देंगे तो 1456 हो जाएगा। अब आप यहीं देखिए a इंटू 3 की पावर n का मान 1458 है, आप यहाँ पर 1458 रख लीजिए और माइनस a बराबर 1456। 1456 आके घटेंगे 2 हो जाएगा, a इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी a का मान हो गया 2। तो इस तरह से आपने a का मान 2 निकाल लिया है, कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। a का मान आप 2 निकाल लिए। ये थोड़ा ढंग का सवाल था, तरीके से आप कर पा रहे थे, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बंदा होगा आपसे सवाल। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आप बहुत सिंपल काम करो, थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर लो। जैसे ही 45 डिग्री पुट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 45 1/√2, टेन 45 1, साइन 45 1/√2, टेन 45 1। ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो √2 + 1 हो जाएगा, और ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो √2 - 1 हो जाएगा। a + b इंटू a - b, a² - b², रिजल्ट कितने होंगे? 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। आइए नेक्स्ट पर आइए, 16 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जब जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% की प्रॉफिट हो जाती है। यदि डिस्काउंट 11% किया जाए तो बताइए उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, हैं? अब देखिए यहाँ पर MRP है और मेरे दोस्त बेचने के बाद SP है। ठीक, 5% की छूट का मतलब है कि आपने 95% MRP के 95% पर बेचा, तो आपको 14% का लाभ यानी कि 114 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 5% की छूट का मतलब क्या है? MRP के 95% पर जब आपने बेचा है तो 14% की प्रॉफिट यानी कि आपको 114 मिल गया है। ठीक है, तो सोचिए अगर MRP के 1% का मान निकालेंगे तो 114/95 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो 11% का छूट दें तो कितने का लाभ होगा? 11% की छूट का मतलब 89%। तो 89% में अगर हम 89% में अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा? तो 114 और बटे 95 और इंटू 89। MRP के 95 पर बेचे तो ये मिला, 1 पर बेचेंगे तो ये मिलेगा। अब MRP के 11% पर बेचेंगे, सॉरी 89% पर बेचेंगे तो बेचकर मुझे क्या मिलेगा? तो बेचकर हमें ये मिलेगा। अब आप थोड़ा इसको कैलकुलेट करिए, 19×6 = 114, 19 बचे 95। आप यहाँ पर जैसी गुणा करके 5 से भाग देंगे 106.8 नज़र आएगा। अब 106.8 का मतलब क्या हो गया? 100% तो आपका CP हो गया। अब 100% से जितना एक्स्ट्रा आपको बेचकर मिला यही आपकी प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए, ये था हमारा 16 नंबर सवाल। 17 की ओर बढ़ते हैं।
10 मीटर व्यास वाले एक गोले के बाह्य पृष्ठ को 80/पाई वर्ग मीटर की दर से पेंट किया गया। पेंटिंग की लागत क्या हो जाएगी? सबसे पहले देखो, जो आपके डायमीटर है ना स्फेयर का, वो 10 मीटर है। यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाह्य पार्ट को, ठीक है, मतलब स्फेयर का जो है ना, उसका आउटर, स्फेयर का आउटर पेंट करना है। तो सीधी सी बात है कि स्फेयर का आउटर अगर आप पेंट करोगे तो मेरे दोस्त यहाँ से आप कर्व सरफेस एरिया निकालो एंड टोटल सरफेस एरिया निकालो। स्फेयर का तो एक ही होता है। तो अगर आउटर हम एरिया निकालने जाएंगे ना इसका स्फेयर का, हो जाएगा 4πr²। ठीक, तो 4πr², आर का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आपको पेंट करना है। ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट निकालना है कैसे? 80/पाई रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो 80/पाई मीटर प्रति 80/पाई रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये मेरा पाई से पाई चला गया। 100 और गुने 8, ये हो जाएगा 8000। 8000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए इसको, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच 8:5 का अनुपात है। इनकम को 20% से बढ़ाना है और खर्च को 30% से बढ़ाना है, तो उनकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगा? अब आप यहां देखिए, इनकम, इनकम और खर्च, ये जो हमारा 8:5 है ना, हम चाहें तो उसको 800 और 500 कर सकते हैं। तो आप ही बताइए फिर आपकी सेविंग्स क्या हो जाएगी? कोई 800 की इनकम में 500 अगर खर्च करेगा तो सेविंग उसका 300 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला? अब कहा इनकम को 20% से बढ़ा दीजिए। इनकम को 20% से बढ़ा दीजिए, ठीक है, और खर्च को 30% से बढ़ा दीजिए। 800 का 20% 160 बढ़ाएंगे 960 हो जाएगा। 500 का 30% 150 बढ़ाएंगे 650 होगा। अब 960 में 650 कोई खर्च ही करेगा तब तो 310 सेविंग हो जाएगा। ठीक है, पहले सेविंग था कितना? 300, अब सेविंग है कितना? 310। तो बताइए सेविंग्स कितना बढ़ाया गया? सेविंग्स बढ़ाया गया है 10। यही आपके बचत में वृद्धि निकालना है। तो बचत में वृद्धि कितने का हुआ? 10 का। इससे 300 से और इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 3 सहित 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 सहित 1/3% आया है। आप लोग को भी आया होगा। ठीक है, चलिए 18 हो गया, 19 की ओर आइए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x बराबर 2 साइन बाय 1 प्लस कॉस प्लस साइन है। तो बताइए 1 माइनस कॉस प्लस साइन बाय 1 प्लस साइन का मान क्या होगा? आप बस इतना कर लो, 90 डिग्री पुट कर लो। आप जैसे ही 90 डिग्री पुट करोगे साइन 91 होगा, कॉस 90 जीरो होगा, साइन 91 होगा। तब तो आप सोचिए एक्स का मान कितना हो गया? एक्स का मान ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 1 2 हो जाएगा। तो 2/2 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो एक्स का मान यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब एक्स का मान आपने जैसे यहाँ पर 1 देख लिया, ध्यान से देखना, अब वही आप 90 डिग्री इसमें पुट करिए, क्योंकि एक्स बराबर इतना दिया हुआ था, 90 डिग्री पुट किया, एक्स का मान 1 आ गया। अब वही 90 डिग्री इसमें पुट करिए क्योंकि इसका मान मांगा है। तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, कॉस 90 हमारा जीरो हो जाएगा। अब आप ये देखिए 1 + 1, ठीक है, एक मिनट भाई, ठहरो जरा, 90 डिग्री पुट किया है ना। जैसे 90 डिग्री पुट करेंगे ना, साइन 91 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, साइन 91, 2/2 1, एक्स का मान 1 आ गया। लेकिन जब हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट करते हैं
तो कॉस 90 जीरो, साइन 90 1, और नीचे हमारा साइन 90। ओहो हो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है थोड़ा सा। यहाँ पे साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1, ऊपर भी 2, 1 + 1 नीचे भी 2, यानी रिजल्ट कितने हो जाएंगे 1। तो देखिए 90 डिग्री यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी 1 आ गया है, 90 डिग्री यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी 1 आ गया है। तो क्या दिक्कत है, अगर 1 यहाँ x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ भी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को ही रिप्रेजेंट करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझे। x बराबर इतना दिया हुआ था, x का मान 90 डिग्री पुट के 1 आ गया, यानी 1 जो है वो x के बराबर हो गया। अब वही 90 डिग्री यहाँ पुट किए तो यहाँ भी 1 आ गया। तो जब 1 x के बराबर है तो 1 के उनके बदले क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे हमको आंसर लगाना है क्विक में, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो यही वो मॉक टेस्ट है जिसका मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, 25 सेमी और 30 सेमी रेडियस वाले दो सर्कल के सेंटर, दो सर्कल के सेंटर एक दूसरे से 80 सेमी की दूरी पर है। इन दोनों का अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमें रेशियो चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। देखो ये हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ओके। और अगर ध्यान से देखो तो ये है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और त्रिज्या के योगफल का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर और माइनस रेडियस का योगफल यानी 25 और प्लस 35 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ भी देख लो, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस और ये हो जाएगा त्रिज्या के बीच के अंतर का स्क्वायर। हेलो, चलो फिर से सही हो गया होगा। एक्चुअली लाइट कट गया था और लाइट जैसे ही कटा पूरा सिस्टम क्लोज हो गया, तो फिर से उसको कभी भी अचानक से इस तरह से बंद हुआ करे तो आप ये समझिए कि लाइट कट गया होगा। थोड़ा पेशेंस रखा कीजिएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर काम करो भाई, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा 6400 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे 60, 3600। 6400 में 3600 अगर हमारा ख़त्म होता है तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 6400 में 36 हो जाएगा ना, यहाँ से बचेगा 2800, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6400 है और ये हमारे पास 100, तो ये हमारे पास 6300 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 × 4 = 28 यानी कि 20√7 नज़र आएगा और यहाँ ये 970 यानी कि 30√7 नज़र आएगा। अगर आप रेशियो लेने जाएंगे तो √7 0 0 कट जाएगा, 2:3 2:3, तो 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, अमन ने अपनी मासिक इनकम का 30% अपने पिता को और शेष इनकम का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को दिया। अमन ने अपनी मासिक आय में से जो शेष राशि बचा उसको 3 योजनाओं में बराबर बराबर लगा दिया है। यदि प्रत्येक योजना में 42,000 रुपये निवेश किया हो तो अमन की मासिक आय कितना हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप अमन की मासिक आय को x मान लीजिए। ठीक है, अमन ने अपने मासिक आय का 30% अपने पिताजी को दिया। 30% पिताजी को दिया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 70% है। अब जो कुछ भी बचा है उसमें से 30% और 25% अपनी बेटी और पत्नी को दिया, तो 30 और 25 यानी 55। तो 55 अगर ये दे देगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा इसके पास केवल 45%। ठीक है, तो पिता को, पत्नी और बेटी को देने के बाद ये राशि इसके पास शेष बचा हुआ है। अब कहा जो भी शेष बचा है उसको 3 योजना में बराबर रूप से आप बांट दीजिए। जो भी बचा हुआ है उसको 3 योजना में बराबर रूप से बांट दीजिए। बराबर रूप से बांट देंगे तो ये 1/3 आपका हिस्सा हो जाएगा। 1/3 1/3 1/3 ये आपका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और यही कह रहा है कि प्रत्येक स्कीम पर जो पैसे उसने लगाए हैं वो हमारा 42,000 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो क्या होगा, 9 पचे 45 और ये 2 पचे 10। अब देखिए 3 से हमारा 3 बार में कटेगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी ये मेरा 2000 हो जाएगा। तो x बराबर फाइनली क्या होगा, 200 इंटू 2000 यानी आपका 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख को आप क्या कर सकते हैं, 400,000 बोल सकते हैं, 400,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा है मासिक आय 1000 में बताइए कितना, 1000, 400,000 है ना। तो कभी कभी ऑप्शन इस तरह से बनाए हुए रहते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एमडी राजा हम एक बार चेक कर लेंगे उसमें क्या पढ़ाए हैं और क्या बाकी है, आप टेंशन ना लें, जो भी बाकी होगा हम एक एक चीज़ करा देंगे। अब देखिए ये क्या है, एक वृत्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेमी हो, इस प्रकार बने त्रिज्यखंड का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का एक सेंटर है, ध्यान देना अच्छे से, ये सर्कल का एक सेंटर है। ये हमारा हो गया एक सेक्टर। यह सेंटर पर 15 डिग्री का कोण बना रही है। इसका रेडियस कितना है, 14 सेमी। और ये जो आपका है ये मेरे दोस्त हमारा एल है। ठीक है, हमें कह रहा है इसका पेरीमीटर बताइए, परिमाप। अगर इसका मुझे परिमाप निकालना होगा, सेक्टर पेरीमीटर निकालना होगा, तो क्या होगा, R+R+L यानी L+2R। L क्या है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारा होगा θ/360 यानी 15/360 और 2πr, 2π। ठीक है, 2π, तो 2π और r कितना है आपका 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, θ/360 2πr, ये हो गया L का मान, और +2r, तो r कितना है आपका 14। अब यहाँ से देखिए आप 15 दूनी 15 चौको 60। अब यहाँ से हम देखने चले जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा समझना। अब ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 से कटेगा 3 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, 11/3 हो गया और प्लस ये हमारा 28 हो गया। फाइनली क्या होगा ये, तो ये हमारा 3 और दशमलव 3 3 9 बचेगा 2, 3 6 18, 3 6 18 और प्लस ये हमारा कितना 28 हो जाएगा 31.88, सॉरी 66, 31.66। ठीक है, हम CSI पढ़ा देते हैं, डोंट वरी।
CSI हम पढ़ा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा 22 नंबर सवाल। आइए अब 23 नंबर की ओर चलें। 23 नंबर देखें। एक टंकी का एक चौथाई ए 3 घंटा में और इसी टंकी का एक तिहाई बी 2 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ स्टार्ट किया गया तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए एक चौथाई भाग को 3 घंटे में ए भर सकता है, मतलब ए पूरे टैंक को 12 घंटे में भर पाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, एक तिहाई भाग को, बी जो है ना 1/3 भाग को 2 घंटे में भर पाएगा, तो पूरा पूरा 6 घंटे में भर पाएगा। तो आप बी के बारे में कह देंगे कि पूरा ये 6 घंटे में भर पाएगा। टैंक की कैपेसिटी ले लीजिए 12 और 6, कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 घंटे में 2 भरेगा, 1 घंटे में 1 भरेगा है। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर भरने आ जाए तो भरना कितना है, भरना इसको 12 है और दोनों की एक साथ क्षमता 3। कितने टाइम लग जाएंगे, तो हमारा टाइम लग जाएंगे 4। तो 4 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, अगर आप एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल ए और सी का जो योगफल है वो हमारा 180 होगा। बी और डी का जो योगफल है वो भी हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे दोस्त, पहले तो आप ये देखो कि हाँ एक बात और समझो, अगर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी एक साइड को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और जिससे कि यहाँ पर आपका जो बहिष्कोण बन गया, ये क्या होगा, अपने अभिमुख अंतः कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये अपने अंदर आके सीधा सामने चला जाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए। अगर हमने क्या किया कि इस एंगल को ध्यान से देखना, इसमें यदि हमने इसमें इसको x मान लिया तो सबसे पहले आप देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक साइड को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा बहिष्कोण होगा। ये बहिष्कोण अपने अंदर वाले एंगल के सामने वाले एंगल के बराबर होगा, यानी इस x के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, दूसरी बात आप ये समझिए, अगर आपने इसको x कहा है तो ई कौन सा कोण हो जाएगा, आप कहेंगे इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी ये वाली कोण जो है वो x + 54 के बराबर होगा, ये हो जाएगा x + 54 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली एंगल x + 54 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए R M और N में, R M और N, ट्रायंगल R M N कैसे चलेंगे, R M N में, तो R M N में अगर चलना होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। एक एंगल हमारा 68 है, एक एंगल हमारे पास x है और एक एंगल हमारे पास x + 54 है। ठीक है, तीनों एंगल का जो सम है वो हमारा 180 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 180। x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए ये हमारा 180 है और माइनस 8 4 12, 6 5 11 और 1 12। तो यहाँ से 2x का मान क्या आएगा, तो 2x का मान हो जाएगा 58, यानी x का मान हो जाएगा 29। तो आपने x का मान 29 लाया है और इसी एंगल का मान पूछा भी था, S M और N, इसका मान 29 और 29 हमारे पास आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए हम पढ़ा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि बैच को छोड़ रहे हैं, हर बैच को पढ़ाना है। जो जो चैप्टर नहीं हुआ है सारा चैप्टर पढ़ाना है और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया 24 नंबर सवाल। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर 52 + 2 + sin स्क्वायर 38, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर 43 और 4 cos स्क्वायर 47। पहले आप 2-3 पॉइंट आपको लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a, ये आप सभी जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a, ये 1 ये तो 1 होता ही होता है। ठीक है,
ये तो 1 होता ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आप यहीं पर देख लीजिए ना, साइन स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा क्योंकि एंगल का योगफल 90 है, तो ऊपर में हो गया 1 और प्लस में 2। अब आप नीचे देख लीजिए, तो इन दोनों में से आपका 4 कॉमन आएगा, 4, तो 4 कॉमन कर लीजिए। ये कॉस स्क्वायर 43 और प्लस कॉस स्क्वायर 47। ठीक, और माइनस कितना? -5। अब ऊपर हमारे पास 3 हो गया और नीचे 4 में से 5 गया तो -1, रिजल्ट हो जाएगा -3। -3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, -3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसको देखिए, ये क्या है? ये थोड़ा सा अलग सवाल है, देखना मेरे दोस्त कैसे हम काम करते हैं। अब आप यहां देखो भाई, ये एक डिस्टेंस है, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। एक व्यक्ति 8 बजे सुबह में यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो अपने गंतव्य पर 12 बजे पहुंच गया। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति 8:30 बजे 8:30 बजे बी से चलना स्टार्ट किया और बिल्कुल उसी टाइम पर ए पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए 8 बजे चला तो 12 बजे पहुंचा, और यहां से 8:30 बजे चला तो 12 बजे पहुंच गया। तो क्या कहेंगे, इसको पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 4 घंटे। और इसको पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 3.5 घंटे। मेरे दोस्त 4 घंटे में इसने जो दूरी तय किया, 3.5 घंटे में उसने वही दूरी तय किया। 4 घंटे में इसने जो दूरी तय किया, 3.5 घंटे में उसने वही दूरी तय किया। तो आखिर वो दूरी होगा क्या? ये 4 और 7 का एलसीएम ले लो, 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 28। 28 दूरी। अब देखो 28 जो डिस्टेंस है, अगर कोई इसको 4 घंटे में जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। फिर ध्यान से देखना, ये 28 डिस्टेंस को 3.5 घंटे में जाएंगे तो दूरी और बटे समय ये कितना होगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो 7 किलोमीटर पर आवर एक की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर दूसरे की स्पीड है। जो 4 घंटे में गया है उसकी स्पीड 7 है, और जो 3.5 घंटे में आया है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। जानते हैं रिलेटिव स्पीड लगने के लिए ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 8 बजे चला 12 बजे पहुंचा, 8:30 बजे चला 12 बजे पहुंचा, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो मुझे यही पूछ रहा है कि कब मिलेगा, तो मिलने का टाइम क्या होगा? 8:30 बजे चल रहा है ना, आप इधर भी 8:30 बजा दो। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पर 8:30 बजाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसको समझना, आधा घंटा चलाना होगा। जब 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाएगा तो आधा घंटा में कितना? आधा घंटा में 3.5 किलोमीटर जाएगा, 3.5 किलोमीटर। 1 घंटा में 7 किलोमीटर तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर। पूरा दूरी कितना है? तो पूरा दूरी हमारे पास 28 है, 28। अब 28 में अगर ये 3.5 तो यहाँ से बचा कितना? ये बच गया 24.5 किलोमीटर। पूरा 28 में अगर ये 3.5 है तो ये हमारा 24.5 बच गया। ठीक है, अब ये देखो मिलने का टाइम क्या होगा, यहाँ भी 8:30 बजा हुआ, वहाँ भी 8:30 बजा हुआ है। 8:30 बजे दोनों के बीच की दूरी है कितना? 24.5 किलोमीटर बाय रिलेटिव स्पीड, इधर से 7 उधर से 8, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहीं पर देख लो कि क्या होता है। तो सबसे पहले डेसिमल हटाओ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 245 और बटे 150, इतना घंटा। ठीक है, इतना घंटा। तो आप ऐसा कीजिए 5 से काट लीजिए, तो पहले तो एक बार में जाएगा 150 एकम 150, 1 घंटा तो पूरा पूरा हो जाएगा। बचेगा कितना?
तो बचेगा यहाँ पर 95, नीचे में क्या बच जाएगा, ठीक है, 150। भाई एक बार में जाएगा, बचेगा ऊपर 95, नीचे 150। अब थोड़ा इसको सिंपलेस्ट कर लो, 19 पचे 95 और 30 पंचे 150, यानी 19/30 घंटा। आप इसको बदल लो मिनट में, 60 से गुणा कर दो, 1 घंटा क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, 19 दूनी 38, 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट कब के बाद, 8:30 बजे के बाद। देखिए 8:30 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद अगर आप 1 घंटा 38 मिनट ऐड करते हैं तो 1 घंटा जुड़ेगा 9:30, आधा घंटा जोड़ेंगे 10, 10:08। यहाँ हो जाएगा 10:08। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, 10:08। ठीक है, तो 10:08 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। हो गया, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो चलिए हमने कैलकुलेटिव सवाल को भी आपको करा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िए इस पर, इसको देखिए ये क्या है, 15.75 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 11 सेमी की चाप की लंबाई वाले त्रिज्यखंड काटे गए हैं, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप सबको ये बात पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 L इंटू आर, और एरिया ऑफ सेक्टर एक होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको कौन सा यूज़ करना है, आज मेरे दोस्त हमें ये वाली यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 L कितना है 11 और R कितना है 15.75। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 86.625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बड़े आराम से आप काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। अब देखो हमें कह रहा है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया गया है, दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया गया है 5x + 7y - 8 = 0। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, एक इक्वेशन हम दे दिए हैं क्वेश्चन में, और आप ऑप्शन में एक इक्वेशन ढूंढिए जिससे कि दोनों का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन। पहली बात, नो सॉल्यूशन का केस कब बनता है, ये दिमाग लगाइए, नो सॉल्यूशन का केस कब बनता है। नो सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। नो सॉल्यूशन का केस तब बनता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, और दो पैरेलल लाइन की क्या पहचान है, तो देखिए ax + by और +c1 = 0, ax + by और +c2 = 0। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो मेरे दोस्त, ये ax + by और ये भी हमारा है ax + by। इतना याद रखना, दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन की ये पहचान होती है कि एक्स वाई वाली टर्म सेम होता है, एक्स वाई वाली टर्म सेम होता है। तो आपको बस इतना ही करना है, एक्स वाई वाली टर्म सेम चेक करना है, कहाँ है एक्स वाई वाली टर्म सेम। देखो यहाँ एक्स वाई है 5x + 7y, ऑप्शन में भी देखो ऐसा कहाँ है 5x + 7y, बस यहीं पर दिख रहा है, और तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यानी 5x + 7y - 8 = 0, 5x + 7y - 16 = 0। एक्स वाई वाली टर्म सेम है, मतलब यही दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और यही दोनों पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो टेक्निकली कभी कभी आपको सॉल्व करना होगा, तब जाके काम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। LBH का रेशियो दिया हुआ है और उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है, हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अनुपात की राशि x मान लो, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, और ये आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3x है, 4x है और 5x है। क्या कहा, इसका वॉल्यूम है 1620। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, LBH, L, B और H।
ये हमारा 1620 है। 5 को 20 दिया 60, 60x³ बराबर ये 1620। x³ का मान क्या होगा? तो 6 दूनी 12, 6 सते 42, यानी x का मान हो जाएगा 3। अब x का मान 3 हो गया तो ये 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा और ये हमारे पास 15 हो जाएगा। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो लीजिए, टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो 2 इंटू LB प्लस LH और प्लस BH। देखिए 2 इंटू LB करेंगे तो 12 गुना 18 216, प्लस LH करेंगे 270, प्लस BH करेंगे ये 180। ठीक है, तो देखो 2 गुने क्या हो जाएगा 6, तो 6 रहने दो यहाँ पर, 8 7 15, 15 1 16, 16 का 6 हो जाएगा और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त इसका जो हमारा, ओहो थोड़ा कैलकुलेशन ढंग से कर लो भाई, x का मान 3 है ना, ओहो यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। 3 है x का मान ना, तो 3 तिहाई 9 ही ना होगा, 18 कैसे हो गया? ठीक है, बाकी 4 तिया 12, 5 तिया 15 ठीक है। तो LB करने जाओगे तो 12 नंबर 108 हो जाएगा, LH करने जाओगे 135 हो जाएगा, BH करने जाओगे 180 हो जाएगा। अब आप जोड़ लो, 8 5 13 हो जाएगा, और 8 3 11 और एक हमारा 12 हो जाएगा, और 3 और 1 4, यानी हो जाएगा 846। तो 846 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर हो गया। अब आइए 30 नंबर की ओर। 30 नंबर देखो क्या है। दो नाव एक नदी में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभ में दोनों नाव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों नाव धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी? अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। देखिए, दो नाव है, एक नाव यहाँ से और एक नाव यहाँ से, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, एक का स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और एक का अपना स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि धारा की स्पीड अलग से दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप 4 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी आप 4 ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखिए, हमसे ये कहा कि कितना टाइम लगेगा पकड़ने में, तो पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और जब दो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट के काम करेगा, 39 में 29, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा, यानी हमारा 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो 6 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्या है इसको समझो। ये एक अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही आसान है। 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 बराबर 0, तो इसका मान क्या होगा? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2x² y² और 2xy देख रहे हैं ना, तो इससे समझ में इतना आ रहा है कि एक x² को रख लीजिए, माइनस में 2xy और एक y² को ले आइए, ये हो गया। एगो x², एगो 2xy, एक y²। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक x² बच जाएगा है, और प्लस में हमारा 6x है और प्लस में 9 बचा हुआ है, बराबर हमारा 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा x - y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या मेरे दोस्त,
अगर स्क्वायर नंबर का योगफल जीरो हो ना, कभी इस तरह से स्क्वायर नंबर का योगफल अगर जीरो नजर आए, इसका मतलब प्रत्येक टर्म ही हमारा जीरो है, प्रत्येक टर्म ही जीरो है, यानी हमारा ये भी जीरो है और हमारा ये भी जीरो है। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर अगर जीरो है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस तीन बराबर जीरो है तो x बराबर क्या होगा, माइनस तीन, ये हमारा x बराबर माइनस तीन आ गया। अब चूंकि x और y बराबर है और x का मान माइनस तीन है, इसका मतलब x y दोनों का ही मान माइनस तीन है। ठीक है, बैठाइए। अब ये देखिए, चार गुने एक्स का मान माइनस तीन, एक्स का मान माइनस तीन, यहां भी x का मान माइनस तीन, 27 चौको हो जाएगा 108, और मेरे दोस्त प्लस में 27 और 9 में हो जाएगा 81। ठीक है, तो माइनस 108 और प्लस 108, बिल्कुल रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जीरो हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जीरो हो गया। साउंड ठीक है, साउंड ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि साउंड खराब है। थोड़ा करीब कर देते हैं ताकि आपको सुनाई दे अच्छे से। हो गया, आइए 32 नंबर सवाल पे आइए। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मल्टी स्टोर आउटलेट, एक मल्टी स्टोर आउटलेट ने एक सप्ताह में 1375 आइटम बेचा और 25% का लाभ कमाया। यदि लाभ क्यू संख्या में वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर भी है तो बताइए क्यू का मान क्या होगा। बहुत आसान है, कैसे? सबसे पहली बात आप ये समझिए, 25% के लाभ यानी 125% जो है वो हमारा क्या, कितना, कितने आइटम का बिक्री मूल्य है, 1375 का। तो अगर यहाँ से हम CP 100% का आइटम का भी अगर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1375 और बटे 125 और इंटू 100, यानी ये हमारे पास आएगा 1100। तो ये हमारा क्या हो गया, SP हो गया, ये हमारा क्या हो गया, CP हो गया। तो देखो लाभ कितने का रहा, तो 1375 में 1100 हटा दो, 275, 275 का लाभ रहा। और तुझे पता है कि लाभ जो है वो Q के बराबर है, इसका मतलब Q का मान क्या हो जाएगा, 275। बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसको देखिए, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार उसकी ऊंचाई का डबल है, एरिया इतना है, ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम का एरिया आप कितने तरह से निकाल सकते हो। देखो पैरेललोग्राम का एरिया दो तरह से आपसे पूछता है, दो तरह से पूछ सकता है। ऐसे पूछता तो तीन तरीके से है। एक देखो क्या है कि आपको बेस दे दिया और इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दे दिया, तो इसकी जो हमारा एरिया होगा वो बेस और इंटू हाइट होगा। एक मेरे दोस्त क्या है, ध्यान से, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये अगर हमारा थीटा है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, तो इसकी एरिया हमारा होगा AB साइन थीटा। फिर देखो A, B और C, अगर इस तरह से तीन साइड, दो साइड और एक डायगोनल देकर एरिया पूछेगा तो ह्यूरोन्स फार्मूला से इसका निकालेंगे, जो होगा वो इसका होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अभी मामला ये है, ये वाली, तो चलो ये वाली करते हैं। तो हमें कह रहा है कि बेस जो है वो हाइट का डबल है, तो अगर हाइट को हम x मान लें तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए एरिया लेते हैं। तो एरिया हमारा क्या होगा, बेस और इंटू हाइट, और यही मेरा एरिया है 338। ये 2x² और बराबर 338, ध्यान देना 338। x² का मान क्या होगा, 169, तो x का मान कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से x का मान आपने 13 देख लिया, 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऊंचाई ही तो मांगा था, ऊंचाई हमारा 13 हो गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसको देखते हैं। 31,250 रुपए की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है,
मतलब 8 माही। सबसे पहले देखो ये 12% क्या है, 12 महीने का है, ठीक है। 12 महीने का रेट अगर 12% है, 12 महीने का रेट अगर 12% है तो 8 महीने का रेट क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 12 महीने का रेट 12% है तो 8 महीने का रेट 8% हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो 8% है ना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2/25, 2/25। अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लो, पहली बात 2 साल में कितने 8 माही होंगे, तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीना, 24 महीना। इसमें 8-8 महीने के, इसमें 8-8 महीने के 3 इंटरवल था, 8-8 महीने का 3 इंटरवल। अब देखिए 2/25 से बढ़ने का मतलब ये हुआ 25 से 2 बढ़कर 27 हो गया, 25 से 2 बढ़कर 27 हो गया, 25 से 2 बढ़कर 27 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 15,625, और ये कितने हो जाएंगे, तो 729 और ये 27, 9×7 = 63, 14×6 = 20, 49 और 2 हो जाएगा 51, ठीक है। और यहाँ पर 9×2 = 18, ये हमारा 5×4 = 5 और ये 7×2 = 14, यानी 3, 8, 6, 9, 1, मतलब 19,683, 19,683, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना मेरे दोस्त इंटरेस्ट बनता है, कितना इंटरेस्ट बनता है। तो अब देखिए 13 में से 5 गया, ये हमारा 8 हो जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गया, ये मेरा 5 हो जाएगा, है ना। 6 में से 6 हमारा 0 होगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, है। अब देखो यही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। यही जो प्रिंसिपल है ना वो 31,250, कितना गुना है, 2 गुना। अगर प्रिंसिपल आपका 2 गुना है तो इंटरेस्ट भी 2 गुना होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, ये हमारा 8116 हो जाएगा। तो 8116 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा 34। आइए अब 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। बना के आंसर दीजिए आप लोग। देखो हमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बनाया गया है। देखिए हमारे पास ये एक वृत्त है, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ये M है, ये N है और ये P है। अब देखो क्या लिखा है, MN बराबर MP, MN और बराबर MP कितना है ये 16√5 है, ये भी आपका 16√5 हो जाएगा, दिया हुआ है। और NP हमारा कितना दिया हुआ है, 32। सबसे पहले तो आप ये समझो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये जो हमारा रेडियस है, सरकम रेडियस है, ये R जो है ना, ये सरकम रेडियस है। और याद रखना सरकम रेडियस बराबर होता है ABC और बाई 4 डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, त्रिभुज का एरिया। अब इस त्रिभुज का एरिया हम निकालेंगे कैसे,
तो इसके लिए हमें इसका हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लीजिए हाइट। अब देखिए हाइट निकालने के लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये बेस को बाइसेक्ट कर देगी, ये पूरा 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। इसको अगर हम मान लिए जाए क्यू कह देते हैं, क्यू, तो एम क्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 16√5 का स्क्वायर, 16√5 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। देखिए इन दोनों में से 16 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, √5 के स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 2 हो जाएगा 32। तो लीजिए इसका हाइट कितना हो गया, ये आपका 32 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, छोड़िए एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे में। तो ए बी सी तीनों भुजा का योगफल यानी 16√5, 16√5, 16√5 और इंटू ये हमारे पास 32 और डिनोमिनेटर में क्या है 4, ये मेरा 4 और डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया निकालना होगा। त्रिभुज का एरिया 1/2 पूरा बेस 32 है और इसका हाइट भी क्या होगा, इसका 32 हो जाएगा। ठीक, अब आप ये देखिए 32 से आप 32 काट दीजिए। अब देखिए 16 दूनी 32 होगा, ये 2 से भी 2 चला जाएगा और ये 4 से हमारा 4 बार बन जाएगा। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 4 और √5 गुना √5 5, तो 4 पंचे कितना 20। तो लीजिए 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया, चलो इसको देखो, ये क्या है, 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की चाल क्या होगी। अब देखो सबसे पहले क्या है ना कि पंकज 140 मीटर की दौड़ दौड़ता है और पंकज अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी पंकज कहता है अरुण को कि आप 20 मीटर आगे चले जाइए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मेरे दोस्त पंकज और अरुण, ठीक है, 140 मीटर की दौड़ में अगर पंकज अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, तो जो बढ़त देता है वो पूरा दूरी जाएगा, जिसको बढ़त देता है वो उतना कम जाएगा, यानी 120 मीटर जाएगा। ठीक है, फिर भी पंकज इसको बढ़त देता है, फिर भी पंकज अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है। याद रखना, जो बढ़त देता है वो कम, सॉरी, जो बढ़त देता है वो पूरा दूरी जाएगा, जिसको बढ़त देता है वो कम दूरी जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है फिर भी ये 4 सेकंड से अरुण को हराता है। तो जो समय से जब कोई हराएगा ना, तो हराने वाला कम समय लेता है और हारने वाला ज़्यादा समय लेता है। क्यों, क्योंकि हारने वाला बाद में पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब हमें कह रहा है क्या, पंकज की चाल 5/2, 5/2 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए सर अरुण की चाल क्या होगी। बहुत आसान है, पहले आप एक काम करो, पंकज का समय निकालो। 140 मीटर की दूरी अगर 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से जाएगा तो क्या होगा, 5 से 28, 28 दूनी 56, 56 सेकंड, 56 सेकंड टी का मान आया है, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 सेकंड। तो अगर आप यहाँ पर चाल निकालने जाएंगे तो देखिए 60 सेकंड में 120 मीटर, 120 मीटर की दूरी 60 सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। हो गया, चलो इसको देखो, अब ये क्या है,
ए बी और सी एक साथ एक कार्य को x 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य ए अकेला 12 दिन में पूरा करता है, तो बताइए x का मान क्या होगा। ध्यान दो, ए x दिन में, बी 30 दिन में और सी 45 दिन में कोई काम को खत्म करता है। आप एक काम कर लो, काम को इनका एलसीएम मान लो, कितना 90। 30 दिन में 90, एक दिन में 3, 45 दिन में 90, एक दिन में 2। अब क्वेश्चन क्या कहा कि बी और सी ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया है। ठीक है, अगर बी और सी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है तो बताओ बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में 30 काम, एक दिन में 5 काम तो 6 दिन में 30 काम। ठीक है, शेष काम कौन किया है, ये 12 दिन में, तो शेष काम ये किया है 12 दिन में। सोचिए 90 में अगर 30 काम डन हो गया तो 60 काम बच गया, 60 काम को 12 दिन में खत्म किया है ये अकेला। अगर 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना, एक दिन में 5 काम। और याद रखना एक दिन के काम को ही क्षमता कहते हैं, तो ए की क्षमता कितना आ गया, 5। हमें एक्स का मान पूछा है, एक्स क्या है, ए द्वारा कंप्लीट करने का टाइम। 90 काम कोई 5 क्षमता से करेगा तो 18 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी ए का टाइम कितना हो गया, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, x के 5 बार y के 7 बार होने का औसत 37 है, x के 7 बार y के 5 बार होने का औसत 35 है। बताइए y का मान क्या होगा। देखिए x के 5 बार, ठीक है, x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है, योगफल क्या हो जाएगा, x के 5 बार y के 7 बार होने का औसत अगर 37 है तो योगफल होगा औसत गुने संख्या, 5 बार x और 7 बार y, तो संख्या कितना, 12 है ना, कुल मिला के संख्या 12 है। तो 5 बार x तो योगफल 5x, 5 बार 7 तो योगफल 7y, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल योगफल, तो टोटल योगफल क्या होगा, तो 37 है एवरेज 12 संख्या का, 37 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ कहा x का 7, यहाँ ध्यान देना 7 बार x है, ओके, और 5 बार y है, तो अब इसका औसत क्या बोल रहा है, 35। 7 बार x 5 बार y, औसत 35 है, तो फिर वही बात होगा 7 5 12, तो योगफल हो जाएगा 35 और गुने 12। ठीक है, आप एक काम कर लो, एक बार आप इसे ऐड कर लो, अगर आप इसे ऐड करते हो 7 5 हो जाएगा 12, 12x 12y, 12 कॉमन करो, x प्लस वाई हो गया बराबर, यहाँ पर आप 12 कॉमन करोगे तो 35 में 37 गया तो -2, 12 से 12 काट देंगे, x प्लस वाई हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ देखना, यदि आप एक में से 2 को घटाओगे तो 7 में 5 गया 2, 5 में 7 गया, 7 में 5 गया 2, 5 में 7 गया 2,
तो 2x माइनस 2y, 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर तो जोड़ रहे थे ना मेरे दोस्त, यहाँ पर तो हम जोड़ रहे थे, तो जोड़ेंगे तो कैसे होगा, एक मिनट, यहाँ तो जोड़ रहे थे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 कॉमन आएगा, 35 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 6 1 7 72, हमारा 72 हो जाएगा। इनमें से इनको घटाओगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस बार इसमें से इसको घटाओगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, और 35 में 37 किया तो -2, 2 से 2 काट देंगे, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -12। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे x वाई वाई कट गया, ये मेरा 2x हो गया, और यहाँ 72 में 12 गया 60, x का मान कितना हो गया 30। अब x प्लस वाई बराबर 72, x का मान 30 तो y का मान कितना हो जाएगा 42, तो y का मान हमारा हो गया 42। कौन कौन मानते हैं कि अमरजीत सर सिर्फ बैच बेचते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, पिछले 2 घंटा से प्राण दे रहे हैं, तुमको लग रहा है कि बैच बेच रहे हैं, है ना, अजीब अजीब आदमी हो यार, मतलब करेजा काट के भी थाली में सजा के दे देंगे ना, तो उसमें भी तुम सवाल उठाओगे कि करेजा इतना देर से काहे काटे, पहले ही करेजा काट लिए होते। तुम जैसे लोग किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब यहां देखना दोस्त, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 और 20 सेमी है, उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार बने द्विशंकु का आयतन क्या होगा। देखो ये अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास 15 सेमी है और ये हमारे पास 20 सेमी है, ठीक है, हमें कहा कि इसको कर्ण के परितः घुमाया जाएगा, तो कर्ण के परितः घुमाया जाएगा यानी इसको अगर एक्सिस बना के घुमाया जाएगा तो क्या होगा, तो अगर आप इसको एक्सिस बना के घुमाएंगे ना, इसको अगर आप एक्सिस बनाएंगे, जैसा इधर है वैसा इधर हो जाएगा, जैसा इधर है वैसा ही इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा 15 और 20 है, तो ये भी मेरा हो जाएगा 15 और 20। ये क्या है, ये मेरे दोस्त इस वक्त बेस बनेगा और 2 शंकु बनके तैयार हो गया, 2 शंकु बनकर तैयार हो गया, एक शंकु ऊपर है एक शंकु नीचे है, ठीक है। अब रही बात दोनों की हाइट क्या होगी, तो आराम से निकाल लोगे, समकोण त्रिभुज में लंब 20 आधार, लंब 15 आधार 20, तो 15 20 तो ये होगा 25, तो पूरा ऊंचाई हो गया 25, ठीक है। अब एक बात और, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये हमारा P है, ये हमारा B है और ये हमारा H है, 90 डिग्री वाले सिर से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, x बराबर ये P इंटू बी और बाई H, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा, अगर इसको हम R मान लेते हैं तो ये भी तो वही बात है, समकोण त्रिभुज में समकोणीय सिर से कर्ण पर डाले गए लंब हैं R, क्या हो जाएगा ये R बराबर लंब गुने आधार और बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 20 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो R का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो R का मान यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25 और ये हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 4 या 12, तो आपका रेडियस भी निकल गया कितना 12।
आपको क्या चाहिए, दोनों शंकु का वॉल्यूम। अगर आप शंकु का वॉल्यूम लेने जाएंगे, शंकु का वॉल्यूम, एक शंकु ऊपर है एक शंकु नीचे है, निकालिए वॉल्यूम। तो देखिए ऊपर वाले शंकु का वॉल्यूम निकालेंगे, 1/3 पाई, आर तो हमारे पास 12 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा H1 हो जाएगा, प्लस नीचे वाले शंकु के लिए देखेंगे 1/2 सॉरी 1/3 पाई, आर तो इसके लिए भी 12 ही है, पाई आर स्क्वायर, और इसका H कितना, H2 मान लेते हैं, ये मेरा H2 हो जाएगा। तो आप देखिए कि 1/3 और पाई, पाई का मान 22/7, ये आपका कॉमन आ गया, 22/7 लेने कहा नहीं है, बाद में पाई का मान लेंगे, रहने दीजिए। पाई यहाँ क्या है पाई, और साथ में 12 का स्क्वायर भी कॉमन आएगा, 144। यहाँ से क्या बचेगा, H1, और यहाँ से क्या बचेगा, H2। अब ये देखिए 1/3 पाई का मान 3.14, ठीक है, और ये हमारे पास 144 और इंटू H1 प्लस H2 पूरा मिल कितना है 25, तो 25 हो गया। तो डेसिमल हटाते हैं तो मेरा 00 होगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 12 144 हो जाएगा। अब आप देखिए 12 चौको 48, 12 कम 12, 12 4 16, और 12 तिया 36, 36 और 1 37, तो हो जाएगा 3768, 3768। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आइए, आज का लास्ट सवाल, देखिए कितना खतरनाक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार की है, जिसकी ऊंचाई 8 है और ऊपरी खुले सिरे की त्रिज्या हमारा 5 है। यह ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ है। जब इस बर्तन में प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाली कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या होगी। देखिए हमारे पास मेरे दोस्त क्या है, पहले उसको समझो। हमारे पास एक उल्टा शंकु है, ठीक है, और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी, और रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 5 सेमी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां डाल रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां शीशे की, और इसका हमारा त्रिज्या कितना है, 0.5 यानी 1/2 सेमी, ठीक है। अब मेरे दोस्त देखो ये मैं उल्टा शंकु है, ये पानी से भरा हुआ है। अब ऐसी ऐसी कुछ गोलियां इसमें डाल दी है, इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। इसका 1/4 बाहर निकलने का मतलब क्या है, इसके 1/4 पानी का आयतन जो होगा डाले गए गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो ठीक है, इसका आयतन देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और इंटू H हो जाएगा 8। तो ये हो गया पूरा पानी, पूरा पानी इसमें, लेकिन गोलियां डालने से इसका 1/4 पानी बाहर निकला, इसका 1/4 निकाल लीजिए, यानी इसमें भरे हुए पानी का 1/4 जो है डाले गए गोलियों के आयतन के बराबर। तो गोला तो 4/3 पायर क्यू होता है, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। कितने गोले, मान लेते हैं n गोले, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ऐसा n गोला इसमें डाले हैं, तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। इसमें बाहर निकले पानी का आयतन डाले गए गोले के आयतन के बराबर होगा।
तो अब देख लीजिए यहाँ पर कौन कटने वाला है। पाई से पाई चला जाएगा, 3 से हमारा 3 चला जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 इसको काटेंगे 4 होगा, 25 चौको 100, ये हमारा n हो गया। तो चलिए 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पर हम इसको रोकते हैं, आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टाइम लगा आज, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रयास किया एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में कराने की। थैंक यू।